शिक्षा की बात की जाए तो शुरुआत होती है नर्सरी, स्कूल, कॉलेज, पीएचडी और भी बहुत कुछ। लेकिन हमारे जीवन का भविष्य तय करता है 10th और 12th के रिजल्ट पर। और ख़ास तौर पर बात की जाए 12th के रिजल्ट की, तो ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से हम अपने सपनों की नई उड़ान को, नई दिशा और दशा तय करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से। हर बार हम अपने कार्यक्रम में आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं, लेकिन आज हम आपको एक नहीं दो शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है 12th के एग्ज़ाम में 99% से ज़्यादा अंक हासिल कर। तो आज हमारे साथ है अनन्या त्रिपाठी और दिशा आहूजा। पहले हम बात करेंगे अनन्या त्रिपाठी से। तो नमस्कार अनन्या, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी न्यूज़ एंड व्यूज़ की पूरी टीम और दूरदर्शन की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 12th में 99% हासिल किया। थैंक यू सो मच। हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपके ऊपर एक बनाई हुई छोटी सी फिल्म अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। एज ए वर्किंग वुमेन हम लोग को बहुत दिक्कत होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड उनके साथ नहीं कर सकते, पर हमेशा ये कोशिश रही कि उनकी क्लासेस, उनके स्कूल के बीच में कहीं ना कहीं अपना कांटेक्ट में रहें बच्चे। जनवरी 2020 में उसके साथ थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ कि मतलब उसके प्री बोर्ड में कुछ नंबर्स में कुछ कमी थी, मतलब बहुत कमी नहीं थी। उसको जो एक्सपेक्टेशन था या उसके साथ के जो बच्चे थे उनसे उसके थोड़े कम नंबर आए। उस समय थोड़ा डिप्रेस थी। या उसको ये बताया कि बेटा ये प्लेटफॉर्म अभी छोटा प्लेटफॉर्म है, अभी आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाना है जहाँ जंप करना है। और हमारी उम्मीदों से कहीं जाकर उसने एक अच्छा मतलब परसेंटेज भी बनाया और शायद स्टेट में भी उसकी कुछ ग्रेडिंग है। ये तो खुशी की बात ही है हमारे लिए। और अनन्या तो बचपन से ही होशियार थी पढ़ाई लिखाई में। तो अनन्या, आज आपने जो ये सफलता हासिल की है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपकी क्या दिनचर्या रही है? मेरा कभी ऐसा कोई डेली रूटीन रहता नहीं था कि मतलब इतने बजे उठ के इतने बजे पढ़ना है या इतने घंटे पढ़ना है। मेरा मतलब मैंने हमेशा से ऐसा रूटीन सेट किया था, मतलब 1-2 महीने पहले से ही, कि मतलब इतनी इस डेट तक मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आज मुझे इतने सिलेबस का इतना पार्ट कवर करना है। तो मेरा हमेशा से टाइम टेबल ऐसा रहता था। जैसे आपने कहा कि आपने टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग जो भी सेट किया हो, लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है कि सवेरे 4 बजे उठकर पढ़ना अच्छा होता है, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कि रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या मॉर्निंग में? मेरे लिए तो मैं रात में पढ़ने के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रही हूँ। मतलब सुबह उठना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। आराम से 2 बजे तक पढ़ के मतलब अपना ख़त्म करके फिर सुबह आराम से 9-10 बजे तक उठ के मेरा चलता था हमेशा। जैसे कोचिंग क्लासेस लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें बहुत सा समय जाता है, तो स्कूल और फिर कोचिंग, इन दोनों को मैनेज करने में क्या आपको कुछ तकलीफ़ हुई है या कुछ ऐसा रहा है कि कभी आपको स्कूल को अवॉइड करना पड़ा हो? ऐसा भी कभी कोई मौका आया है? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी स्कूल की छुट्टी मारनी पड़ी थी, कभी कभी कोचिंग की छुट्टी मारनी पड़ी थी, लेकिन मतलब आधे से ज़्यादा साल दोनों मैनेज हो गए थे साथ में। लेकिन फिर मतलब एंड में आते आते मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्कूल की ज़्यादा छुट्टियाँ करनी पड़ती है, क्योंकि फिर सेल्फ स्टडी को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। इसलिए फिर मैंने कभी कभी मतलब बस लास्ट में आके, मतलब स्टार्टिंग में जब कोर्स चल रहा था, क्योंकि मतलब जब कोर्स चल रहा होता है स्कूल में तब स्कूल जाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिर टीचर्स वगैरह मतलब पढ़ाती तो हैं ही, मतलब वो कोचिंग वाले भी पढ़ाते ही हैं, बट फिर टीचर्स वगैरह इंपॉर्टेंट टिप्स भी देती रहती हैं साथ साथ में कि बोर्ड में पेपर कैसे लिखना है, या अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे आएगा, तो वो सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर हम कहें कि आपको जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिला है या स्कूल के टीचर से? कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मतलब स्कूल से ज़्यादा मिला है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिससे मतलब कोचिंग स्कूल दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ा है। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, जैसे मेरा सिर्फ कोचिंग जा के मतलब वो हुआ है, मतलब उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने को मिला है। हाँ। तो आपने जो ये सफलता हासिल की, इसमें अपने फादर मदर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन आपके दोनों फादर मदर गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर किस तरीके का सपोर्ट आपको मिला? मम्मा पापा ने मतलब भले ही जॉब में हो लेकिन सपोर्ट
मतलब इमोशनल और मेंटल सपोर्ट मम्मा पापा ने मुझे बहुत किया। जैसे मम्मी ने तो मतलब मेरे पेपर के 2 महीने पहले से शायद से छुट्टी भी ले ली थी, मतलब चाइल्ड केयर लीव के उस पे। मम्मा ने जैसे पूरा घर पे ध्यान रखा, तो वहाँ पे पापा मतलब मोटिवेट करते रहते थे। फिर मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, जैसे कभी कभी मतलब लो फील हो रहा है, प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कभी कभी टीचर्स भी डिसअपॉइंट हो जाती थी, तो वहाँ पे मम्मा पापा दोनों मतलब साथ में बैठ के ऐसे बातें करते थे, मोटिवेट करते थे, तो ऐसा रहा है। और जैसे अभी आपने 12th का जो एग्ज़ाम पास आउट किया, 99% आपके आए हैं, तो इसके आगे आपने क्या डिसाइड किया कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे और किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे? मेरा प्लान तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसमें बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का प्लान है मेरा। फिर उसके बाद आगे मतलब इकोनॉमिक्स में ही बढ़ने का वो है, तो अभी देखते हैं अभी इन 3-4 साल में कैसे और आगे इंटरेस्ट डेवलप होते हैं उसके हिसाब से। वैसे आपने जैसे बचपन से कुछ सोचा होगा या ये भी सोचा था कि आप 12th में सबसे हाईएस्ट मार्क आपको मिलेंगे, ये इस बारे में सोचा था, ये ड्रीम था आपका या अचानक हो गया? मतलब बचपन से मैंने मतलब ऐसे पढ़ाई पे कुछ करने का तो नहीं सोचा था। अभी मतलब एकदम 12th के स्टार्टिंग में मेरे थोड़े प्लान्स बदले हैं, तो बस इतना था कि डीयू में एडमिशन चाहिए, वो भी मतलब डीयू के अच्छे खासे कॉलेज में। तो बस इतना था कि अच्छे मार्क्स लाने हैं जिससे डीयू में तो एडमिशन मिल जाए। डीयू में आप एडमिशन लेने वाली हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स आप सोचती है कि क्या वो, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती है या यूपीएससी पीएससी की तरह, उसमें कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ सोचा है? यूपीएससी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो मेरा इतना मन है नहीं, हालांकि लेकिन मैंने कहा कि अभी देखते हैं कि 3-4 साल में कैसे इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट मैंने उन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में मतलब अगर इकोनॉमिक्स या फाइनेंस की फील्ड में जाने का मेरा मन है, तो डीयू मतलब डीयू के जो टॉप कॉलेजेस हैं मतलब वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट माने जाते हैं कंट्री में। तो मतलब मेरा वही प्लान है कि अगर मुझे एक बार एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेस मिल जाए इकोनॉमिक्स की, उसमें फिर मैं इकोनॉमिक्स में हायर स्टडी मतलब आगे फर्दर स्टडीज़ भी करने के प्लान्स हैं मेरे। अच्छा, जैसे इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो क्या जैसे आप उनसे इंस्पायर्ड है? जैसे हम अमित सेन की बात करें जो हमारे इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिक्स रहे हैं, क्या सोचना है? इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मतलब जो एकदम इंडियन इकोनॉमिक्स है उससे थोड़ा हट के मेरा फाइनेंस और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर में ज़्यादा मतलब मेरा इंटरेस्ट है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं थोड़ा, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आप एडमिशन लेंगी ही, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपने सक्सेस पाई है, इसमें कई लोग आपको बोलते भी होंगे कि फ्रेंड्स इसने बहुत पढ़ाई की, कभी इसने हमारे साथ मूवी देखने नहीं गई या इसने हमारे साथ खेलने नहीं आई, ऐसा कुछ भी आपने मिस किया खुद आपने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब मैंने साल भर में कुछ मिस किया है। मतलब साल भर से ही मतलब ट्रिप्स पे भी गई हूँ मैं दोस्तों के साथ, फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स भी अटेंड किए हैं बहुत सारे। तो साल भर तो मतलब मस्ती तो पूरी अच्छी खासी चली है, उसके साइड बाय साइड पढ़ाई भी चलती रही। मतलब कभी ऐसे स्ट्रेस नहीं लिया कि चलो अब पढ़ना है तो ये सब बंद कर देते हैं, साल भर सब चला है मेरा तो। मतलब आपने हर चीज़ को मैनेज करके, मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई भी और अगर मस्ती करनी तो मस्ती भी की है। जैसे आपने 12th में 99% आए हैं आपके, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम आपसे सीक्रेट जानना चाहते हैं कि जो पढ़ाई किस तरीके से की जाए कि जो दूसरे बच्चे भी आपसे थोड़ा सीखे कि वो लोग भी अच्छे मार्क्स ला सके। जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो साल भर ही बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर उनका थोड़ा मेन मोमेंट पे जाके एकदम वो डिस्करेज हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा रहा था कि साल भर मेरे लाइक बहुत ज़्यादा सेटबैक्स आए थे, फिर ऐसे लो मोमेंट्स आए थे। तो मतलब मैंने हमेशा से मतलब हर एक मतलब सेटबैक को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश की थी। कभी कभी वो मुश्किल था, लेकिन कोशिश हमेशा की थी कि इसको एक पॉजिटिव वे में लूँ, और मतलब सारी गलतियों से मतलब मैंने ऐसे इकट्ठा करके चला। तो मतलब जो सेल्फ एनालिसिस होता है ना कि हर मतलब जैसे स्कूल वाले मतलब पीरियोडिक टेस्ट वगैरह ये सब करवाते रहते हैं, हाफ ईयरलीज आते हैं, प्री बोर्ड्स आते हैं, तो हर एक टाइम पे मतलब जो सेल्फ एनालिसिस होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो रहे हो और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। फिर लास्ट के जो आपके 2-3 महीने होते हैं, फिर आप उन चीज़ों पे काम करो, और जिस टाइम पे एकदम आप पेपर देने जा रहे हो उस पेपर में अगर आप अपना बेस्ट करके आओगे सिर्फ उस मोमेंट पे। जैसा आपने कहा है कि आप अपने आप को एनालिसिस करें और फिर डिसाइड करें कि हाँ हमारा ये वीक पॉइंट है और हम इस वीक पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अकाउंट्स और मैथ्स में मुझे साल भर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन मैंने लास्ट के 1-2 महीने फिर उनके सिर्फ पेपर लगाए बैठ के,
क्योंकि मेरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन में ही मिस्टेक हो रही थी। मतलब घर पे क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन फिर पेपर देने जाती थी तो ऐसा होता था कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो फिर मैंने लास्ट के 2-3 महीने इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ पेपर सॉल्व किए, तो उससे मुझे जो कॉन्फिडेंस आया, ये इसलिए हो क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ लूज़ हो रहा है। इसलिए फिर मेरा जाके मतलब एंड मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे वो रिकवर होना चाहिए था, उस पे जाके वो रिकवर हो गया, ऐसा हुआ। हम देख रहे हैं कोरोना का टाइम चल रहा है और इस समय हर चीज़ बहुत लेट हो रही है। आपको क्या लग रहा था जब रिजल्ट्स आने के पहले की बात है कि कोरोना के टाइम पे कई लोगों के पेपर्स भी नहीं हुए, एक पेपर्स रह गए, तो उस समय आपको क्या लगा कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे या क्या होगा? कुछ तो चल रहा होगा अंदर। जब मतलब एकदम ऐसे पेपर दे के निकली थी, उस टाइम का तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि अच्छे आ जाएंगे, लेकिन फिर इतना पूरा गैप हो गया तो धीरे धीरे मतलब कॉन्फिडेंस ऐसे लूज़ होता गया। तो बस इतना लग रहा था कि बस इतने आ जाएं कि DU में एडमिशन हो जाए, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली अच्छे आ गए। जैसे आप पढ़ाई तो मैं तो पूरा टाइम देती ही है, उसके अलावा अपनी कुछ हॉबीज़ के बारे में बताइए, क्या आप पसंद करती, क्या करने का शौक़ है आपको? मैं कथक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो मतलब मैंने कथक सीखा भी है, अभी भी चल रहा है मेरा वो, मतलब पूरा साल भर के हिसाब से वो रहता है। फिर मेरा पेंटिंग में भी एक अच्छा खासा मतलब इंटरेस्ट है। फिर मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मतलब मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ। हालांकि अभी तो मतलब मेरा बोर्ड्स के लिए बहुत टाइम ब्रेक हो गया था बुक्स का, लेकिन फिर जैसे ही मतलब पेपर डीले वगैरह हुआ तो मैंने बुक्स वापस पढ़ना चालू कर दी। एक्टिव वगैरह रहने के लिए मतलब स्विमिंग है, बैडमिंटन है, तो इसमें भी मतलब ऐसे लेजर के उसमें मैं स्पोर्ट्स भी करती रहती हूँ। आपने फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा किया है और आपने कई को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन सब में आप इतना अच्छा होने के बाद और फिर एकदम से आपका ध्यान पूरा स्टडीज़ की तरफ जाना, कुछ ना कुछ तो एक कोई टर्निंग पॉइंट रहा होगा कि जहाँ आपको लगा कि नहीं, फाइन आर्ट्स और ये सब तो हम कर लेंगे अपने लाइफ में, लेकिन जो पढ़ाई है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बचपन से तो ये था कि मतलब फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो मतलब मैंने 1 साल NID NIFT के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी की थी, लेकिन मतलब उस चीज़ की तरफ मेरा इतना डेडिकेशन है, तो ऐसा डिवोशन नहीं था कि मतलब उस चीज़ का मैं एक करियर बना पाऊँ। लेकिन मतलब जो ये इकोनॉमिक्स वाला जो पूरा सब्जेक्ट है एंड मतलब ऐसा ही जो थोड़ा बिज़नेस वर्ल्ड है, तो उसने मुझे इंटरेस्ट किया एंड मतलब उस चीज़ पे मतलब एक टाइम पे जाके मेरी अच्छी खासी पकड़ बैठ गई। तो फिर मतलब मैंने सोचा कि अगर मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग ये सब करना ही होगा, तो फिर मतलब ग्रेजुएशन के लिए कोई एक अच्छा मतलब न्यूट्रल सा नॉर्मल कोर्स जैसे BA इकोनॉमिक्स हो गया, वो कर लूँ। अगर करना होगा फ़ैशन डिज़ाइनिंग तो उसके आगे जाके भी कर सकती हूँ। तो लेकिन फिर अभी एंड तक आते-आते फिर मेरा एकदम से हो गया कि नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स की फील्ड में आगे जाना है। हमारे जो और आने वाले जो बच्चे हैं जो अभी 12th की एग्ज़ाम देंगे, हाँ, हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से उन लोग की क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट होने वाली है और सिलेबस में भी कहीं ना कहीं कई चेंजेस आने वाले हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें? तो मैं बस उनको इतना कहूँगी कि मतलब कुछ कर नहीं सकते इस बात का, तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन वो अपने गोल्स से फोकस ना हटाएं इन सब चीज़ों के कारण। अगर मतलब वो एक चीज़ को पकड़ के कि हाँ ये करना है तो ये करना ही है, मतलब अगर वो अपने एंड गोल पे फोकस करते हुए चलेंगे, फिर भले ही जितने भी सेटबैक्स आएँ और ऐसा डीमोटिवेटेड फील करें साल भर, तो एंड में वो लोग कर लेंगे सब। तो अनन्या, आपने हमसे बहुत सी बातें की और आपने अपना फ्यूचर किस तरीके से आप आगे क्या क्या करने वाली, ये सब आपने हमें बताया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और शुभकामनाएं देना चाहते हैं हम हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप बहुत आगे बढ़े और अपना भविष्य आपका सुनहरा हो। थैंक यू। अब हम आपको हमारे प्रदेश की एक और नई शख्सियत से मिलवाएंगे, तो हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा। जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place to be. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल, तो नंबर 1 चॉइस में हरदम महुआ हाउस ही आता है आजकल। तो दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समा हो तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है।
अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी इतने 65 ईयर्स ऑफ माय वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक प्लेस। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया, राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। This place is super awesome. It's super fun. Told all my friends come visit. हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। That's very good. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि हम एक और प्रतिभावान छात्रा से आपको मिलाएंगे जिन्होंने 12th में 98.4% अर्जित किए। हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे कि कैसे उन्होंने इतने परसेंट हासिल किए, लेकिन उसके पहले उनके पेरेंट्स का उनके इस सक्सेस पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर हम एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे उसको अवेलेबल कराने भर का केवल सपोर्ट था। उसके अलावा जो भी किया बच्ची ने खुद किया। खास सोशल सर्कल नहीं है इसका यहाँ पे, बिकॉज हम दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो सिर्फ स्कूल का ही जो सर्कल है वही सर्कल है उसका। और जहाँ तक रही खाने का तो वो एज़ पर हर मूड ओनली, जो वो पसंद करे वही हम बना देते हैं। हमारा तो बस यही कहना है कि सबसे पहले अच्छा इंसान बने, उसके बाद प्रोफेशन तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बहुत दूर की बात है। अभी तो एकेडमिक्स में जो वो पढ़ना चाहे वो पढ़ेगी। तो निष्ठा, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और अभी हमने जो फिल्म देखी उसमें हमने आपके पेरेंट्स से बात की थी कि उन्होंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया था कि आपको जैसे पढ़ाई करनी है आप वैसे पढ़ाई करें। तो कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रहती थी, क्या आपका डे प्लान रहता था कि आपको इतने अच्छे अंक मिले? मेरी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। स्कूल का नॉर्मल रूटीन रहता था, उसके बाद मुझसे घर पे पढ़ाई नहीं होती है तो मैं कोचिंग जाती थी जो 4 घंटे की रहती थी डेली। तो वही 4 घंटे में ऑलमोस्ट रेगुलरिटी, बेसिकली सब्जेक्ट से टच ना छूटे, सब्जेक्ट्स बार बार रिवाइज करती रहूँ, बस वही एक मेन ऑब्जेक्टिव था और वही करना था। जिस तरीके से आपने बताया कि 4 घंटे आप अपने कोचिंग में दिए, अगर तो क्या 4 घंटे में आपकी पढ़ाई हो जाती थी या और उसके बाद भी आपको रिवाइज करना होता था? तो ये सब भी आप करते? जब रेगुलर स्कूल टाइम था बिफोर प्री बोर्ड से पहले तक तो 4 घंटे ही दिन का रहता था और पेपर से पहले थोड़ा और पढ़ाई करनी पड़ती थी। बाकी तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा घर पर तो इतना नहीं पढ़ा। तो जैसे आपने अपना डे प्लान बनाया, लेकिन ये जो डे प्लान होता है ये एग्ज़ाम के पहले का जो समय होता है उसमें बिल्कुल अलग हो जाता है। तो एग्ज़ाम के पहले आपने किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखी? मैं सुबह 9 बजे कोचिंग चली जाती थी एंड फिर बीच में 2 बजे घर आती थी खाने के लिए एंड उसके बाद 3 बजे वापस और फिर 8 बजे। तो करीब करीब 10 से 11 घंटे उधर ही बैठकर जो सब्जेक्ट्स जिस तरह से प्लान करने हैं, जो एक टाइम टेबल टाइप बना रखा था कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट उठा के पढ़ना है, तो वही बस वो 10 घंटे में। तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा और किस में सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं? तो सबसे अच्छे मार्क्स इकोनॉमिक्स में मिले हैं। फेवरेट मेरे को सब पढ़ने में ही मज़ा आता है। मैथ्स में हाँ थोड़ा बहुत ऐसा कभी कभी मज़ा आता है, कभी कभी नहीं आता है, बाकी सब पढ़ने में ही अच्छा लगता है। अकाउंट्स में काफ़ी मज़ा आया था इस साल। क्या आपकी प्लानिंग है कि किस सब्जेक्ट को आप लेकर आके अपनी फ्यूचर स्टडीज़ करेंगे? क्या इकोनॉमिक्स को लेंगे या आप अकाउंट्स को ऑप्ट करेंगे? मेरा आगे का प्लान या तो बीएससी इकोनॉमिक्स है या फिर मैनेजमेंट की तरफ। जैसा आपने कहा कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, तो क्या इकोनॉमिक्स में कोई आपके रोल मॉडल है जिनको आप फॉलो करती हैं? एस्थर डुफ्लो, उन्हें अभी नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हर एक्सपेरिमेंटल वर्क इन टैकलिंग पॉवर्टी, एंड अभिजीत बैनर्जी और माइकल क्रेमर के साथ। आपने जिनका नाम लिया है उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, जिस एरियाज़ में उन्होंने रिसर्च वर्क किया है, तो आपने भी कुछ सोच के रखा है कि फ्यूचर में अगर आपको इकोनॉमिक्स में काम करने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा,
तो क्या आप करना चाहेंगे? मेरे को मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो, तो मैक्रो वेरिएबल्स को लेकर मेरे को रिसर्च वर्क या फिर उस फील्ड में मिले तो मेरे को बेहतर लगेगा। जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट में जाना चाहेंगी, और क्या आपकी ये भी फ्यूचर प्लानिंग है कि आप अब्रॉड जाके भी स्टडीज़ करना चाहेंगी? पीजी के लिए उधर एक वो टारगेट है, अब्रॉड तो ऐसा टारगेट नहीं है। किस IIM में जाने का आपने सोचा हुआ है? ABC में से कोई, अहमदाबाद, बैंगलोर या कैलकाटा। जितना आपने पढ़ाई में अपना टाइम दिया है, 10-10 घंटे भी आपने पढ़ाई की है, तो आपने कई सारी चीज़ें मिस करी होगी। आपने हो सकता है मूवीज़ छोड़ी होगी, हो सकता है आपने सोशल मीडिया छोड़ा होगा। किन चीज़ों को आपने मतलब मिस किया है? मूवीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मूवीज़ का, और सोशल मीडिया पे मैं कभी थी नहीं, तो मैंने ऐसा जिसको मिस नहीं किया। मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड नहीं हूँ, बहुत सोशल नहीं हूँ, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। 10th में भी ऐसा ही था, 11th भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। मैंने ऐसा कुछ मिस तो नहीं किया। पहले आप दिल्ली में पढ़ा करती थी और फिर आपने भोपाल में स्टडीज़ की, तो क्या फ़र्क महसूस किया? क्या भोपाल में पढ़ने में अच्छा लगता है या दिल्ली ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई के मामले में? दिल्ली में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मेरे स्कूल में ही एटलीस्ट मतलब हर क्लास में 45 बच्चे रहते थे एंड 5 सेक्शन रहते थे मेरे स्टैंडर्ड में। भोपाल में मेरे को टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत बेहतर लगता है, बिकॉज हमारी क्लासेस काफ़ी बच्चे उतने ज़्यादा नहीं होते हर क्लास में, ये ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से टीचर बहुत ध्यान दे पाती है आपके स्टडीज़ पे। ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को इधर ज़्यादा मिली है, इवन दो दिल्ली में काफ़ी रहती हैं, बट मुझे पर्सनली इधर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली है। लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे, उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए कि उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए? क्योंकि आजकल 90 के अबव मार्क्स आए तो ही कहीं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाते हैं। तो आई फील पढ़ाई के लिए यू शुड फाइंड योर ओन ग्राउंड। आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, उसको फॉलो करो तो फिर वो सही रहता है। उसके बाद बस वो पेपर लिखने की तरीके होती है जो टॉपर के अलग रहते हैं। पढ़ते तो सभी हैं और सबका अपना तरीका होता है, तो किसी और को कॉपी करने से तो मैं किसी और के तरीके से पढ़ूंगी तो क्या पता मेरे इतने नंबर नहीं आते। तब भी किसी को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, भले ही वो अपना तरीका अपनाए? आई वुड से फाइंड योर ओन ग्राउंड एंड आफ्टर दैट स्टिक टू अ स्केड्यूल। मतलब आप रेगुलरिटी रखे तो ही मतलब आगे जाकर बोर्ड्स में इजी रहता है, नहीं तो फिर सब कुछ आप दिसंबर तक के लिए छोड़ दे कि दिसंबर में सब करेंगे तो फिर वो बहुत आगे तकलीफ देता है। अब जैसे आपका रिजल्ट भी बहुत लेट आया है, उसके बाद ये कोविड पेंडेमिक चला है, तो क्या आपको लगा है कि कैसे आप अपने जो नए कॉलेजेस में आप जाना चाह रहे हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी देनी पड़ रही, तो किस तरीके से आपको लगा कि जो आप पहले बस फील ही कर सकते थे, लेकिन अब इतना मुश्किल हो गया कि पता नहीं कोई डेट ना चले जाए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हम कैसे दे पाएंगे, क्या होगा? अब कैसा आपको लग रहा है? एज सच ऑनलाइन तो फॉर्म्स तो सारे पहले भी ऑनलाइन ही थे, बस अब सेंटर बेस्ड एग्जाम नहीं है और ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। एक ड्रॉबैक यही है कि चीटिंग बहुत ईजी हो जाती है, तो फिर वो जो बार सेट होता है कॉलेज का वो बहुत लोअर हो जाता है। जैसे अगर किसी एग्जाम में काफ़ी चीटिंग हुई है तो फिर आप उस कॉलेज में क्यों जाओगे जब सभी बच्चे चीटिंग करके आ रहे हैं, तो बस एक ये ड्रॉबैक रहा है। ऑल्सो लॉकडाउन में मेरे को एज सच बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज मैंने बोला मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, तो मैं बहुत बाहर जाती भी नहीं थी पहले भी, बस वो खाना नहीं मंगा पा रही है बाहर से, बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, बाहर के खाने का शौक है। हाँ। पढ़ाई के अलावा भी कोई हॉबीज़ है आपकी? मेरे को रीडिंग अच्छी लगती है, मेरे को थोड़ा बहुत खाना बनाना, बेकिंग अच्छी लगती है, और रिसेंटली मैंने चेस और स्क्रैबल खेलना शुरू किया था। तो अब मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपका स्कूल है, आपके पेरेंट्स हैं और आपकी कोचिंग क्लासेस है और उसके बाद आप खुद, तो इन चारों में आप किसको कितने मार्क्स देना चाहेंगी और उनका रिजल्ट आप बताएंगी कि क्या इनकी वजह से आज आप इतने अच्छे मार्क्स आपको? मेरी कोचिंग सबसे पहले, मैं बिकॉज जितने डेडिकेटेड उधर मेरे टीचर्स थे, मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत डेडिकेटेड थे, बट उधर मैं पूरा टाइम मतलब स्कूल से ज़्यादा टाइम मैंने वहीं पे बिताया। घर पे सिर्फ सोने के लिए आती थी मैं, तो उधर मैं बहुत पूरा ऐसे 9-9 10-10 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठना, उधर ही खाना पड़ता था एंड वो सब, तो उधर काफ़ी मेहनत हुई है और उधर ही सबसे ज़्यादा काम करा है मैंने पूरे साल। सेकंड स्कूल, वहाँ पे मेरे सब टीचर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, स्पेशली मेरी इंग्लिश टीचर जो थी उधर, उनको जाना था कहीं मेरे इंग्लिश बोर्ड से पहले, फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर बार बुलाया था ताकि हम इंग्लिश पे थोड़ा काम कर सके एंड पेपर्स मैं अपने चेक करवा सकूँ जो मैंने कर रखे थे, और फिर मम्मी पापा। बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी जो सफलता अर्जित की उसके बारे में बताएगी, कैसे आपने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि आप इतने अच्छे अंक हासिल करें। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको 2 प्रतिभावान छात्राओं के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने 12th के एग्ज़ाम में 90 से ऊपर % अर्जित किए हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।